बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों में से कौन है जिसके अंदर इंटरेस्ट है कि वो न्यूज़ देख रहा हो, फॉलो कर रहा हो? जो वॉर्स हो रही हैं, बैटल्स, कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, आप में से कौन है जो इंटरेस्ट ले रहा है और कौन है जिसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कोई है जिसको कोई फ़र्क पड़ रहा है या कम से कम उसके कानों में से बात गुजरी है कि कोई सीरियस कन्फ्लिक्ट चल रहा है, समथिंग जो है ना, जो स्पायरल अप होके और वो बढ़ता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। वो किसके दरमियान में कन्फ्लिक्ट है? कन्फ्लिक्ट किसके दरमियान चल रहा था? ईरान और इसराइल। मैप के ऊपर पॉइंट आउट कर सकते हैं, वेयर इज़ ईरान, वेयर इज़ इसराइल? अच्छा, चलें जल्दी से फिर बताएं कि इसराइल और ईरान का जो लास्ट पॉइंट ऑफ बॉर्डर है उसके दरमियान में कितना किलोमीटर का स्पेस आता है? हाँ, लेकिन किलोमीटर्स का स्पेस क्या आता है? ठीक है, ईरान इज़ वन ऑफ द वेरी बिग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, जहाँ जोग्राफिक एरिया, वेरी बिग जोग्राफिक एरिया। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑल्सो। बिग कंट्रीज तो दुनिया में और भी बहुत सारे हैं, बिग कंट्रीज तो और भी बहुत सारे हैं। लेट्स सपोज सबसे बड़ा, सबसे बिगेस्ट कौन सा है? रशिया। ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है? सॉरी, सब गलत। कनाडा आता है उसके बाद। ठीक है, उसके बाद कनाडा आएगा। कनाडा जो है वो आप कह सकते हैं कि एकदम से हाफ साइज पे चला जाएगा रशिया के, राइट? रशिया ह्यूज है, 11 टाइम जोन्स हैं। व्हाट इज अ टाइम जोन? व्हाट इज अ टाइम जोन? हाँ, तो टाइम जोन क्या होती है स्टूडेंट्स? व्हाट इज अ टाइम जोन? टाइम पूरी वर्ल्ड जो है ना, इट हैज़ बीन स्लाइस्ड और बाइफर्केटेड इनटू मल्टीपल टाइम जोन्स। कब किसने डिसाइड किया था? व्हेन द ब्रिटिश वर द सुपर पावर, उन्होंने अपने टाइम को कह दिया कि हम तो हैं स्टैंडर्ड। दोज हु आर विटनेसिंग सनराइज बिफोर अस, उनको हम लोग माइनस करते जाएंगे, और जो हमारे बाद विटनेस कर रहे हैं उनको हम लोग प्लस करते जाएंगे, राइट? तो रशिया जो है इट विटनेसेस 11 टाइम जोन्स। बहुत फ़र्क है। यानी कि रशिया के एक पार्ट के अंदर अगर अभी दोपहर हो रही है ना, तो दूसरे पार्ट के अंदर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर दोपहर होके हो रही है तो उधर अभी फजर भी नहीं हुई होगी। ठीक है, एक ही कंट्री है, राइट? तो लाइफ स्टाइल कितना चेंज हो जाता है। लेकिन रशिया में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही हो या जिस तरह चल रही है, तो उसका बहुत कम ताल्लुक होगा बाकी दुनिया से। वाई? बिकॉज उसके ऊपर से कोई और दुनिया के एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर रहे होते हैं, सिर्फ वही फ्लाई करेगा जो रशिया ही जाना चाह रहा था, राइट? रशिया को कोई भी वार्म वाटर नहीं टच कर रहा होता, बिकॉज अगर वार्म वाटर टच कर रहा होता तो बहुत सारा ट्रेड दुनिया का अफेक्ट होता, उनमें से कोई भी चीज़ अफेक्ट नहीं होगी। सेम इज़ द केस विद कनाडा। कनाडा बहुत बड़ा है। आप में से किसी एक ने ऑस्ट्रेलिया बोला था, ऑस्ट्रेलिया भी बहुत बड़ा है, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी और कंट्री से। ईरान की प्लेसमेंट ऐसी है कि ईरान जो जहाँ पर प्लेस कर रहा है, वो सारे जो वर्ल्ड ट्रेड है, तकरीबन दुनिया का 20% प्लस ऑयल तो डायरेक्ट वहाँ से जा रहा होता है, जिसके पास और कोई रूट नहीं है। और बहुत सारा ट्रेड दुनिया का जो अब सुनते हैं, हम दुबई सुनते हैं, हम कतर के बारे में सुनते हैं, बहरीन, ये सब कंट्रीज़ का जो ट्रेड है ये यहाँ से जा रहा होता है। आप में से किसी ने हो सकता है कि एक बहुत बड़ी ऑयल कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है, उसका नाम है अरामको, उसका नाम सुना होगा। उसके सारे शोर जो हैं वो सऊदी अरब के साइड से हैं। तो ईरान जो है, जब उसने थ्रेट किया था कि मैं एक सी के पैसेज को ब्लॉक करूँगा, जो न्यूज़ सुनते हैं, क्या नाम था उस सी के पैसेज का? अच्छा, दिस शोज़ कि आप लोगों का तो बहुत लैक ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि वो उसके पास एक बहुत बड़ा वेपन था ईरान के पास। वो तो ईरान के पास बहुत बड़ा वेपन था। कौन सा वेपन? ये वेपन नहीं कि मिसाइल है, ये वेपन नहीं कि एटॉमिक एनर्जी है उनके पास, कोई उनके पास फाइटर जेट्स हैं। उन्होंने कहा था ये पैसेज मैं बंद कर दूंगा, जिसकी वजह से पूरी वर्ल्ड जो थी वो बहुत अपसेट हुई भी थी, पूरी वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट अपसेट हो गई थी। वेरी हॉरिबल ज्योग्राफी, वेरी हॉरिबल ज्योग्राफी। अगर आप कह रहे हैं कि रेड सी है, नहीं, बहुत गलत, अगेन गलत। नहीं, एक है गल्फ ऑफ पर्जिया या पर्शियन गल्फ बोलते हैं, और एक साइड पे है गल्फ ऑफ ओमान या ओमान गल्फ बोलते हैं। ये दोनों जहाँ मीट होते हैं ना, वो एक बहुत नैरो लाइन बनती है, इस तरह करके शेप बनती है, यूई का और ओमान का टॉप, उसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज।
उसने कहा था मैं इसको ब्लॉक कर दूंगा। तो ये उसका थ्रेट था, यानी कि अगर इससे ज़्यादा बुरा होगा, फॉर एग्जांपल अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जब पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा एक थ्रेट था कि इंडिया अगर या कोई और भी अगर करेगा तो व्हाट लास्ट रिजॉर्ट डू वी हैव, व्हाट इज़ द लास्ट रिजॉर्ट वी हैव, तो हमारे पास क्या था, वी हैव न्यूक्लियर, हाँ न्यूक्लियर वेपन, वी हैव न्यूक्लियर वेपन, और अगर हमें उस कोने तक आपने पुश बैक किया, वी विल नॉट हेजिटेट देन। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट था, राइट। और यही वो थ्रेट है या डेटरेंस है विच हैज़ केप्ट पाकिस्तान सेफ सिंस 1998। वरना कब से पाकिस्तान को वो न्यूट्रलाइज कर चुके होते, मेड पाकिस्तान अ कंट्री जस्ट लाइक सीरिया, जस्ट लाइक अफगानिस्तान, जस्ट लाइक एनी अदर कंट्री जिसके कोई फायर पावर नहीं है, उनके ऊपर से जो मर्जी गुजर के चला जाए, जो मर्जी एयर स्ट्राइक्स हो जाए, नथिंग कैन बी डन, बिकॉज दुनिया के अंदर इस वक्त व्हाट इज़ द मोस्ट लीथल वेपन, एयर पावर। सबसे लीथल वेपन क्या है, एयर पावर। आपने कोई पिस्टल, कोई राइफल, कोई गन, कोई कैनन ऐसी बना ली हो और आप कहें कि ये नहीं, वो कुछ भी नहीं है। बैटल फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ जो है वो एयर पावर है, और आहिस्ता आहिस्ता करके वो ह्यूमन लेस, मैन लेस होती जा रही है ड्रोन्स की शक्ल के अंदर, राइट। और ये जो एक्सट्रीम हाई एंड फाइटर जेट्स हैं, मे बी ये भी बहुत जल्द मैनलेस हो जाएं, किसके अंदर कोई पायलट नहीं बैठा होगा, दे विल बी कंट्रोल्ड। तो एयर पावर जो है वो बैटल ग्राउंड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। और बियॉन्ड एयर पावर जो सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है वो कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, वो कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए आप दूसरे कंट्रीज़ की बहुत सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट, हैक कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, जैम कर सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं। जिस तरह पाकिस्तान ने इंडिया के साथ किया था कि जैमिंग डिवाइसेस ऐसी यूज़ की कि इंडिया के जो सारा जो वो था डिफेंस का सिस्टम था वो ब्लाइंड हो गया था बिल्कुल। आप हैक भी कर सकते हैं, उल्टा मैनिपुलेट कर सकते हैं, उधर का मिसाइल उधर ही लगा दो, आप उधर ही उड़े और उधर ही जाके गिर जाए कहीं, ठीक है। दिस कैन बी डन, ठीक है, बिकॉज सब चीज़ें किस पे डिपेंडेंट होती जा रही हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर, सही है। जो आगे फ्यूचर है ना वो ज़्यादा है उनका जिनके पास टेक्नोलॉजिकल पावर ज़्यादा होगी। दिस इज समथिंग जो कि 7-8 ईयर्स अगो व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि जो फ्यूचर की जो वो बैटल है, जो फ्यूचर की टसल है ना, इट इज़ ओनली गोइंग टू बी AI बेस्ड। जो इस पावर को हार्नेस कर लेगा सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, ठीक है, अनडिफीटेड रहेगा या डोमिनेट कर सकेगा, दूसरों को डोमिनेट कर सकेगा, राइट। तो ईरान के पास ये स्पेस थी जो वर्ल्ड ट्रेड का था कि उसने कह दिया कि इसको मैंने अगर ब्लॉक कर दिया ना तो पूरी वर्ल्ड जो है वो अंडर थ्रेट आ जाएगी, पूरी वर्ल्ड अंदर थ्रेट आ जाएगी। प्लस ये कि ईरान ने जब ये एक्शन किया कि हमारे ऊपर अगर अमेरिका ने मिसाइल फेंके हैं तो हम क्या करेंगे, हम रिटेलिएट करते हैं दूसरी बेसिस के ऊपर। दैट वाज मोर ऑफ अ सेरेमोनियल और एक सिंबॉलिक रिएक्शन था वाला, कि उन्होंने पहले से वॉर्न भी कर दिया था, उन्हें दोनों पार्टीज़ को पहले से वॉर्न कर दिया था। कोई एयरलाइन की, क्योंकि इस एरिया के ऊपर ना बहुत एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे होते हैं, बहुत वर्ल्ड है वो कतर यानी कि दोहा एयरपोर्ट को यूज़ करती है, बहुत सारी वर्ल्ड जो है वो UAE के एयरपोर्ट्स को यूज़ करती है। तो कोई ऐसा हादसा ना हो जाए, पहले से वॉर्न कर दिया था उन्होंने। तो इट इज़ मोर लाइक अ सिम्बॉलिक थिंग। लेकिन जो चीज़ बहुत अप्रिशिएट करने वाली है ना वो ये है कि जिस तरह पाकिस्तान ने 1 महीना पहले एक बुत तोड़ा था, वो बुत ये था कि इंडिया जो है ना वो पावर है, सुपर पावर है इस रीजन की, रीजन सुपर पावर है, इस कदर बड़ी होती जा रही है कि वो तो शायद चाइना के मुकाबला कर सके, चाइना को राइवल कर सके। एक बुत तोड़ा था पाकिस्तान ने अल्लाह के फजल से कि इंडिया वो चीज़ नहीं है। लाइक वाइज ईरान ने होली सोली अकेले उसने एक बुत तोड़ा जिस बुत का नाम है इसराइल, कि इसराइल जो है वो इनविंसिबल है। उनकी जो वेपन थी आयरन ड्रोन और जो पैट्रियोटिक मिसाइल्स हैं वो जो हैं वो सेफ हेवन नहीं प्रोवाइड करते इसराइल को। क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि पैट्रियोटिक मिसाइल्स कैसे वर्क करते हैं, हाँ, जैसी कोई इन्वेडिंग चीज़ आएगी ना तो ये ऑटो पे रन हो रहे होते हैं, एक्टिवेट किया होता है, ऑटो पे रन हो रहे होते हैं, ये ऑटोमेटिकली जाएंगे और हवा में इंटरसेप्ट करेंगे, उन्हें हवा में इंटरसेप्ट करेंगे, तो नीचे कुछ गिरेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, प्लेस सेफ रहेगा। ईरान ने ये वाली चीज़ जो थी वो
ब्रेक कर दी। ये जो बुत था ना ये वाला इसराइल वाला, ये ब्रेक कर दिया। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ हुई, ईरान के अगेंस्ट इसराइल कभी भी यूनिलैटरल स्टेप नहीं लेगा। इसराइल जो है वो ऑलवेज 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 जो है ना वो चाहेगा कि मुझे अमेरिका की बैकिंग मिले। ये भी एक जो थी अजम्पशन थी, ये ब्रेक हो गई कि इसराइल ने अमेरिका की बग़ैर उसके कि हम आपके साथ थ्रू आउट हैं, इसराइल ने विदाउट वेटिंग मच उन्होंने स्ट्राइक्स भी कर दिए थे। वो और बात है कि फिर बाद में जाके अमेरिका ने कहा कि चलो इतनी ज़िद कर रही है तो हम एक दफ़ा इनकी जो उनकी न्यूक्लियर साइट्स हैं उनके ऊपर हम लोग स्ट्राइक्स कर ही देते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर स्ट्राइक्स कर ही देते हैं। ईरान तक अगर अमेरिका वहाँ से आया, अमेरिका ने ऑफिशियल स्टेटमेंट ये दिया कि 13,000 किलोमीटर्स हमने फ़्लाई किया है। वाओ, कितना? 13,000 किलोमीटर्स फ़्लाई किया हमने, ठीक है। और उसमें मिड एयर कितनी दफ़ा रिफिलिंग हुई। और ज़रूरी नहीं है कि ये सच हो, ज़रूरी ये सच हो, ठीक है। हो सकता है कि उन्होंने ऑलरेडी उसको किसी क्लोज विसिनिटी में रखा हो और वहीं से फ्लाई करवाया हो, ठीक है। बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी मीन्स जिससे हम लोग उसको काउंटर चेक कर सकें। काउंटर चेक कौन कर सकते हैं? वो कंट्रीज़ कर सकते हैं जिनके पास सैटेलाइट पावर है। सैटेलाइट पावर सिर्फ वो नहीं जो सिर्फ उनके कंट्री के ऊपर है, बल्कि सैटेलाइट पावर वो वाली जो पूरी दुनिया को मॉनिटर कर सकती है, ठीक है। वी डू नॉट हैव द मीन्स। और वैसे भी उन्होंने जिस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया था वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी थी। तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के क्या फ़ायदा क्या होता है? फ़िलहाल के लिए अनडिटेक्टेबल है वो, फ़िलहाल के लिए एज ए राइट नाउ वो अनडिटेक्टेबल है, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कही थी कि फुल पेलोड के साथ अटैक किया था। ये कौन टर्म समझते हैं आप में से? फुल पेलोड क्या होता है? फुल बॉम्ब स्टैक हुए हुए थे, जिसके बारे में ये समझा जाता है कि फाइटर जेट इटसेल्फ तो स्टेल्थ है, अनडिटेक्टेबल जाएगा, लेकिन जब वो जाके स्ट्राइक करना होता है ना तो वो तो उसने मिसाइल से करना होता है। जो उसके साथ जो मिसाइल्स लगे होते हैं ना वो तो डिटेक्टेबल होते हैं, वो स्टेल्थ मेटल नहीं होता, वो डिटेक्टेबल होते हैं। यानी कि जहाज़ डिटेक्ट नहीं हो रहा लेकिन वो जो मिसाइल्स हैं ना वो डिटेक्ट हो सकते हैं। उसने ये भी दावा कर दिया कि वो फुल पेलोड के साथ है, यानी कि हमारे पास पूरी की पूरी जो एयर पावर थी वो बिल्कुल अनहार्म्ड गई है, स्ट्राइक की और अनहार्म्ड वापस आ गई है, कोई हमारा नुकसान नहीं। और हमने स्ट्राइगरिंग लेवल क्या उनको नुकसान पहुंचाया, ईरान को काफ़ी हद तक पहुंचाया भी होगा। अगर ईरान के ऊपर अटैक किया ना तो कहाँ से अटैक किया है अमेरिका ने? किसी ना किसी कंट्री को तो क्रॉस किया होगा ना, बहुत सारे कंट्रीज क्रॉस किए होंगे, राइट। और ईरान जो है ना वो कॉर्नर होया हुआ है तकरीबन सारे के सारे मुस्लिम कंट्री से। तो किसी ने तो गद्दारी की कि उन्होंने उनको अलाउ किया। इसमें कोई चीज़ शक होना चाहिए था कि अगर इसराइल और ईरान की जंग हो रही है तो मुस्लिम्स को किसकी साइड लेनी चाहिए? इसमें कोई शक होना चाहिए था आपके ख्याल में? आपके ख्याल में हमारे बड़ों को क्यों नहीं ये बात समझ लगती जो आप बच्चों को समझ लग रही है? आपके ख्याल में बड़ों को क्यों नहीं बात समझ लगती? ये बहुत डिफ़िकल्ट टफ क्वेश्चन है ये वाला। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो हर कोई देख रहा है कि मेरा क्या फ़ायदा है इसके अंदर, हर कोई देखेगा मेरा क्या फ़ायदा है इसके अंदर, मैं क्यों बीच में आऊँ। तो बहुत सारे मुल्कों ने, एक ने नहीं, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान भी उनमें कंट्रीज़ में शामिल हो जिसने गद्दारी की हो। वी डू नॉट हैव द इंफॉर्मेशन, ठीक है। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान भी उन कंट्रीज़ में हो जिसने गद्दारी की हो। और इन तमाम कंट्रीज़ के अंदर ना तकरीबन हर कंट्री के अंदर अमेरिका ने अपनी एयरबेस रखी हुई है। एक ज़माने तक पाकिस्तान के अंदर भी एयरबेसेस थी। एज इफ द ऑफिशियल स्टेटमेंट पाकिस्तान में अब कोई एयरबेस नहीं है उनकी। वी डो नॉट नो कि क्या पता सीक्रेटली फिर भी हमने कुछ दिया हो, लेकिन एज इफ ऑफिशियल स्टेटमेंट पाकिस्तान में अब कोई एयरबेस नहीं है। अदरवाइज सारे कंट्रीज़ में ना अमेरिका ने एयरबेस दी हुई है। कोई बंदा अपने घर में इजाज़त दे सकता है कि यार आप मेरे घर में रहो और ये वेपन्स भी आपको रखने की इजाज़त है और मैं आपको पैसे दूंगा उल्टा, क्या आप हमारी हिफाजत भी कर रहे हो, जिससे आपको खुद खतरा है। आप कभी करेंगे इस तरह? ठीक है, आप नहीं करेंगे ना। ये क्यों नहीं बात आपके ख्याल में बड़े लीडर्स को समझ लगती? इतनी सी बात बड़े लीडर्स को क्यों नहीं समझ लगती ये वाली? हाँ, अपने प्रॉफिट के पीछे, ठीक है। एक एग्जांपल ये हो गई, कि अपना फ़ायदा देख रहे होते हैं इसलिए कोई बीच में इंटरवीन नहीं करेंगे, राइट। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको थोड़ा सा तकरीबन 100 ईयर्स बैक की हिस्ट्री पे लेके चलता हूँ। ओल्ड वर्ल्ड के अंदर
क्या होते थे? एम्पायर्स हुआ करते थे ओल्ड वर्ल्ड के अंदर, बादशाह हुआ करते थे, राइट, सल्तनतें हुआ करती थी। और वो बादशाह, वो सल्तनतें जो है वो एवर चेंजिंग होती थी। यूरोपियन पावर्स ने जब ये यूरोपियन पावर्स ने पूरी दुनिया को कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया था, तो दे केम अप विद अ टोटली डिफरेंट आइडिया। वो आइडिया था नेशन स्टेट का, राइट। इससे पहले क्या होता था कि जितने भी एम्पायर्स होते थे वो कोई एक फैमिली होती थी, कोई डायनेस्टी होती थी, कोई ना कोई रिलीजन की बेस के ऊपर होती थी, या रिलीजन होगा या डायनेस्टी होगी या कुछ होगा। इन्होंने नेशन स्टेट का तस्वर दिया था, और नेशन स्टेट का तस्वर ये था कि अब एक जियोग्राफिक बाउंड्री के अंदर रहते हुए लोग जो है ना वो एक नेशन कहलाएंगे। पहले पुरानी एफिलिएशंस क्या होती थी? विद योर रिलीजन या विद योर फैमिली, कि हम इस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, या विद योर रेस, हम इस रेस से बिलोंग करते हैं। इन्होंने क्या नया कॉन्सेप्ट दे दिया कि एक बाउंड्री बनाएंगे कंट्रीज की, और वो बाउंड्री जो है ना वो सॉवरन होगी। इस बाउंड्री को क्रॉस करना या इस बाउंड्री के अगेंस्ट जाना, मेरी सारी लॉयल्टीज जो है ना वो अब इस बाउंड्री के साथ है। इसे बोलते हैं नेशन स्टेट। क्या कॉन्सेप्ट बोलते हैं? नेशन स्टेट, ठीक है। और इन्होंने जब ऑटोमन एम्पायर को ख़त्म कर दिया 100 ईयर्स अगो, 101 ईयर्स अगो हो चुका है, ठीक है, 101 ईयर्स हो गए ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हुए हुए। हार्डली कोई दुनिया में अब बंदा जिंदा होगा ना जो उस वक्त में था, अगर होगा भी तो बिल्कुल ही 2-3 साल के बच्चे ही होगा जब वो वाक़या हुआ होगा, राइट, ठीक है। तो 101 ईयर्स हो गए ऑटोमन एम्पायर को ख़त्म हुए हुए। इन्होंने जब पूरे मिडल ईस्ट को और पूरी दुनिया को, और इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, सब के ऊपर ब्रिटिश रूल था, सब एरिया के ऊपर ब्रिटिश रूल था। तो जाने से पहले इन्होंने पता क्या किया? जाने से पहले उन्होंने ये क्या किया? इन्होंने फेक मुल्कों की बाउंड्रीज बना के दे गए, फेक मुल्कों की बाउंड्रीज बना के चले गए। ईरान नाम का कोई कंट्री नहीं होता था, आपको पता है? पुरानी हिस्ट्री में, ओल्ड हिस्ट्री में, देयर वाज नेवर अ कंट्री कॉल्ड ईरान। पर्शिया हुआ करता था, तो इन्होंने कह दिया ये ईरान है। इराक नाम का, इराक एक ओल्ड अरबिक नेम ज़रूर है, ठीक है, लेकिन इराक नाम का कंट्री नहीं होता था, इन्होंने एक कंट्री बना दिया इराक नाम का। अच्छा, इसी तरह ये बनाते गए कि पहले उन्होंने कहा ये ट्रांस जॉर्डन बनाते हैं, फिर उन्होंने कहा ये जॉर्डन बना लेते हैं, सऊदी अरब एक फैमिली के नाम के ऊपर एक कंट्री हो गई। इसी तरह ही अफगानिस्तान और ये सारी कंट्रीज़ जो थी ना, जो कहने को लगता है कि अफगानिस्तान के अंदर अफगान रहते होंगे, बल्कि देयर आर मैनी एथनिक रेसेस इन इट। ये अनइवन बाउंड्रीज बना के चले गए। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि पाकिस्तान का मैप आप देखें अगर, ठीक है, पाकिस्तान का मैप देखें तो पाकिस्तान के नॉर्थ के ऊपर कश्मीर जो है, वो कश्मीर कितने हैं टोटल दुनिया में? नहीं, 2 हैं। हाँ, एक पाकिस्तान के साथ है, एक इंडिया ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इस साइड के ऊपर, ये जो पठानों का जो आता है इलाका जिसको हम केपी के आप बोलते हैं, इसको आप देखें, अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ प्राइमरी इख्तलाफ क्या है? दे डू नॉट एक्सेप्ट द ड्यूरेंट लाइन। कहते हैं कि ये तो ड्यूरेंट तो अंग्रेज़ था जिसने ये लाइन बनाई थी, हमारी कंट्री को स्प्लिट कर दिया था, तो ये नहीं हमारा, ये केपी के हमारा पार्ट है, वो ये दिस इज़ द प्राइमरी जो कहते हैं ना कॉन्टेस्ट बिटवीन इंडिया, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। अच्छा, पंजाब कितने दुनिया में? 2, एक इंडिया में, एक पाकिस्तान में। बलोचिस्तान कितने दुनिया में? 2, हाँ, एक ईरान में, एक पाकिस्तान में है। हाँ, बलूचिस्तान 2 हैं। एक सूबा है जिसका नाम, अगर आप में से किसी ने इस्लामिक लेक्चर्स देखे हो ना जो एंड ऑफ टाइम से रिलेटेड है, तो खुरासान बार बार जिक्र आएगा। खुरासान दुनिया में कितने हैं? अफगानिस्तान में, ईरान में, बहुत थोड़ा सा एरिया पाकिस्तान में भी आता है, ये मालाकंड तक बहुत थोड़ा सा एरिया पाकिस्तान में भी आता है, लेकिन प्राइमरीली ये है, ठीक है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू रेज इज कि जब ऐसी डिविजन्स होंगी तो आपके ख्याल में नेबर्स के साथ लड़ाई हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी हर वक्त? ठीक है, हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी? अच्छा, आप लोगों के आगे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी है स्कूल ने भी, ठीक है, कोई चीज़ स्कूल ने डिस्ट्रीब्यूट करनी है, और डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह करके अगर चले जाएं कि जिन दो की आपस में फ्रेंडशिप नहीं होती, आपस में नहीं लगती, उन दोनों के दरमियान में एक चीज़ को कह दें आप दोनों ने शेयर करनी, और शेयरिंग भी अनइवन करके चले जाएं, ठीक है। आपके पेरेंट्स आप लोगों को कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं,
और आप लोगों को कहते हैं कि ठीक है ये ज़्यादा हिस्सा इसका है, थोड़ा सा हिस्सा इसका है और थोड़ा सा इसको भी मिल जाएगा, अनइवन चीज़ करके जाते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि व्हाट इज़ योर लाइक, व्हाट इज़ योर डिसलाइक। ठीक है, हम आपकी चेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है। फॉर एग्जांपल ये टेबल के कितने कलर्स हैं हमारे पास, ब्लू है, येलो है, ग्रीन है, ऑरेंज है, राइट, और बल्कि ग्रीन के 2 शेड्स हैं, लाइट ग्रीन भी है, डार्क ग्रीन भी है। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल हमने करना है कि 2-2 चेयर्स शेयर करनी है। अच्छा, एक आसान हल ये है, इफ़ आई वांट टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स, तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा आपको कौन सी चेयर अच्छी लगती है, आप किसके साथ टीम अप होना चाहते हैं, किसके साथ आपने पेयर करना है अपना क्लास फेलोज में से, और कौन सा कलर आपको चाहिए डेस्क का, आप लोगों की चॉइस ले लो। आप लोगों को जो क्या पता, नेचुरली 2 स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें डार्क ग्रीन चाहिए, उनका तो किसी और के साथ कॉन्टेस्ट नहीं होगा ना। फिर मैं किसी और को कह दूं आप लोग रेड चेयर ले लें, मैं अगर अनइवन दे के चला जाऊं, चीज़ें अनइवन डिस्ट्रीब्यूट करके चला जाऊं, आप लोग एक दूसरे के साथ ग्रजेस लेके बैठे होंगे। जो 2 लोग एक साथ आप लोगों को मैंने टीम अप कर दिया, आप लोगों की भी आपस में नहीं बनती, आपकी किसी और के साथ बनती है। इससे क्या होगा, सिर्फ क्या होगा, कांस्टेंट कन्फ्लिक्ट चल रहे होंगे, कांस्टेंट कन्फ्लिक्ट चल रहे होंगे। विद अ डिज़ाइन, विद अ वेरी क्लेवर कनिंग डिज़ाइन, जानबूझ के ये जो ब्रिटेन ने और फ्रांस ने जब दुनिया को छोड़ के गए थे, और बाद में अमेरिका जो उसको लुक आफ्टर कर रहा है ना, उनका ये पॉलिसी ये वाली है, उनकी पॉलिसी ये वाली है कि उन्होंने फॉल्ट लाइंस के ऊपर कंट्रीज बना के चले गए, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पहले बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया कि इस्लाम के अंदर कौन कौन सी रेसेस होती हैं और इस्लाम के अंदर सेक्ट्स कौन कौन सी हैं। सबसे बड़ी 2 सेक्ट्स का नाम लेके बताएं आप लोग, शिया और सुन्नी। और आपको मैं बहुत ऑथेंटिसिटी से कह सकता हूं कि आज तक क्लोज टू 1500 years ऑफ हिस्ट्री, आज तक कभी भी शिया और सुन्नी की वॉर नहीं हुई। सबसे बड़े 2 सेक्ट्स हैं ये, और आज तक कभी भी शिया और सुन्नी की बैटल नहीं हुई, कभी जंग नहीं हुई, कभी लड़ाई नहीं हुई। ठीक है, आज तक कभी नहीं हुई। ईरान और इराक की वॉर इसलिए तो नहीं थी कि वो शिया सुन्नी थे, वो पॉलिटिकल रीजंस थे, दे वर पॉलिटिकल रीजंस। देयर हैज नेवर बीन, मैं आपको बहुत ऑथेंटिसिटी से बात कर सकता हूं। अच्छा, मैं आपको एक और बात भी ऐड कर देता हूँ क्लास में, आप लोगों को एक और बात भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। आप लोग जो है वो इंफॉर्मेशन कहाँ से लेंगे? फॉर एग्जांपल आप लोग कह रहे हैं कि नहीं सर गलत कह रहे हैं, हुई भी है, आप किससे लेंगे जाके? और चैट जीपीटी से। ठीक है, चैट जीपीटी से। मैंने कल एक काम किया था चैट जीपीटी के साथ, सही है, आप लोगों के साथ ये जो मैंने आज का सेशन लेना था ना, उसके लिए मैंने सिर्फ 2 चीज़ों को ट्राई करके देखा था। एक, मैंने चैट जीपीटी के ऊपर क्वेश्चन डाला ये वाला, हैज़ देयर एवर बीन अ बैटल बिटवीन शिया एंड सुन्नीस। उसने मुझे 4 पॉइंट्स दे दिए कि फलानी बैटल हुई थी, फर्स्ट फितना, सेकंड फितना, ये ऑटोमन सैसनेट एम्पायर और ईरान इराक वॉर। उसने 4 बैटल्स का मुझे दे दिया। अब बिकॉज आई हैव रेड हिस्ट्री माई सेल्फ, आई हैव रेड बुक्स माई सेल्फ, मैंने उसको इमीडिएट कह दिया नन ऑफ दीज वर शिया सुन्नी बैटल्स, ऑल ऑफ देम वर पॉलिटिकल रीजंस, शेयर योर रीजंस फॉर स्टेटिंग देम एज शिया सुन्नी वॉर्स। बात समझ लगी आपको? मैंने इसको चैलेंज किया, मैंने कहा कि इनमें से कोई भी शिया सुन्नी वॉर नहीं थी, ये इनके और पॉलिटिकल रीजंस थे, व्हाई आर यू लेबलिंग इट एज शिया सुन्नी वॉर्स? तो अपने रीजंस दो। और आगे से क्या आ गया? यू आर एब्सोल्युटली राइट, नन ऑफ देम, वो ऐसे ही करता है ना, यू आर एब्सोल्युटली राइट, नन ऑफ देम आर, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कॉल देम शिया सुन्नी बैटल्स, और ये वो इस तरह कर के बात खत्म हो गई। अब मैंने उसके बाद क्या किया, अब मैंने किसी और अकाउंट से चैट जीपीटी को दोबारा क्वेश्चन पूछा, उसने फिर वही 4 पॉइंट्स दे दिए, राइट। तो चैलेंज क्या है, मज़े की बात क्या है? मज़े की बात यह है कि आप लोग जो हैं, या मिसाल के तौर पे कौन इसको अंडरस्टैंड कर सकता था कि वो गलत मुझे गाइड कर रहा है? एनीवन जिसके पास कोई नॉलेज होगा ना, जो भरोसा ही उस पर करके बैठा हुआ है। आप लोग भरोसा ही उस पर करके बैठे हुए, यही हमारा होमवर्क करके देगा, ठीक है, ये जो मेरे मसाइल हैं उनके हल करके देगा। जो चीज़ मुझे दुनिया में नहीं समझ लगती, यही तो मेरा सबसे बड़ा साथी है, राइट, ठीक है। कैन यू एवर चैलेंज इट? आप लोग तो ट्रस्ट करेंगे ना उसके ऊपर, जबकि वो, आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो कितनी मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। किसी और मौके के ऊपर इन रेगुलर क्लासेस, कभी हम मौके के ऊपर कोई एआई के ऊपर क्लास कर लेंगे, उसके अंदर मैं आपको उसके थोड़े से और एग्जांपल्स दे दूंगा इस तरह की कि हाउ डज इट वर्क। अच्छा, तो ये जो सारा कुछ है ना, इसके अंदर एक
हदीस है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अ टाइम विल कम, एक ज़माना ऐसा आएगा। ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन को कह रहे थे? ये किन को कह रहे थे? सामने कुछ कंपेनियंस बैठे हुए हैं, सहाबा, फ्यू थाउजेंड से ज़्यादा नहीं होंगे, राइट। और अगर हम अज्यूम कर लें इसे कि वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ मेंशन किया हो, तो तब तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का हुआ था विद ओनली 10,000, फतेह मक्का हुआ था विद ओनली 10,000 मुस्लिम्स, ठीक है। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुसलमानों के आगे बात कर रहे हैं तो मस्जिद नबी के अंदर 100 से ज़्यादा लोग नहीं आ सकते थे, 100-200 से ज़्यादा, राइट। और अगर सारा माइट मिला भी लिया जाए तो 10,000 के आसपास कुछ होंगे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अ टाइम विल कम कि जब दुनिया के जो कौमें होंगी ना, नेशंस होंगे, they will form coalitions, they will invite one another to attack you, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह खाने के ऊपर लोगों को दावत दी जाती है कि एक मील सर्व कर दिया गया है और सबको कहा जाता है आइए पहले आप डालें, योर टर्न, अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है, और दूसरी साइड से कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कह दिया कि एक टाइम आने वाला है, मुसलमानों से कहा कि जब दुनिया की कौमें, अदर नेशंस तुम पे ऐसे हमला करेंगे और ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ऐसे दूसरे को अपॉर्चुनिटीज देंगे, योर टर्न, एज इफ के जिस तरह खाने के ऊपर दावत दी जाती है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सब इजी मील है, सब कुछ इजी मील है, इजीली कुक्ड है, आराम से खाएं, कुछ भी ना हो। सहाबा जो उस वक्त ऑलरेडी कुरैश मक्का को इंगेज कर रहे थे, उन्होंने बनु गतफान को इंगेज किया हुआ था, उन्होंने खैबर के ज्यूज़ को इंगेज किया हुआ था, उन्होंने ऑल ओवर जो वहाँ पे जब एम्पायर गया था मुसलमानों की तबूक की तरफ गए थे तो रोमन्स को इंगेज किया हुआ था। यहाँ पर वो सहाबा कहते हैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि वो प्रॉफिट ऑफ अल्लाह ऐसा क्यों होगा, क्या हम बहुत ही थोड़े रह जाएंगे, अभी भी थोड़े हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में, मे बी फ्यू, ये प्रॉफिट ऑफ अल्लाह क्या हम बहुत थोड़े रह जाएंगे, होंगे ही नहीं कि हमको रेजिस्टेंस दे सकेंगे। और प्रॉफिट ने क्या कहा, नहीं, तुम लोग एनॉर्मस काउंट्स में होगे, मैसिव नंबर होगा तुम्हारा, ह्यूज काउंट होगा तुम्हारा। अब ये बात सहाबा को समझ लग ही नहीं सकती थी कि कैसे हो सकता है कि अभी हम इतने थोड़े हैं एंड वी हैव एंगेज्ड सो मेनी अदर एनिमीज, सो मेनी एनिमीज हमने उनको एंगेज किया हुआ है। और कहीं एक पर ओहद के अलावा, वो भी एक डिसाइसिव डिफीट नहीं थी लेकिन डिफीट थी बहरहाल, ऐसा नहीं हुआ था कि इस्लाम बिल्कुल ख़तरे में पड़ गया था, नाइलेट हो गया था, या किसी मौके के ऊपर फॉर अ फ्यू आवर्स ग़ज़वा हुनैन, इसके अलावा मुसलमानों ने कभी कोई डिफीट नहीं फेस की थी। और वो कहते हैं कि प्रॉफिट अल्लाह क्यों ऐसा होगा, क्या हम बहुत थोड़े रह जाएंगे? और प्रॉफिट ने कहा कि नहीं, यू विल बी एनॉर्मस इन काउंट। इस वक्त दुनिया के अंदर जो पॉपुलेशन है, ऑफ कोर्स बहुत प्रिसाइज काउंट तो नहीं होता, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली 8.1 बिलियन होंगे, मोस्ट प्रॉब्ली, या उससे थोड़ा बहुत प्लस माइनस होंगे थोड़े बहुत, ठीक है, एटलीस्ट 8.1 बिलियन के आसपास है। और अप्रॉक्सीमेटली 2 बिलियन मुस्लिम्स हैं। दुनिया का हर 4th पर्सन, अगर आप रेशो देखें ना तो ये 4:1 की रेशो बनती है, हर 4th पर्सन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ इज अ मुस्लिम, हर 4th पर्सन, रैंडमली आप कहीं से कोई करे ना, एवरी 4th पर्सन इज गोइंग टू बी अ मुस्लिम। फॉर एग्जाम्पल, अभी न्यूयॉर्क के अंदर जो उनके मेयर के लिए इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, वहाँ पे अमेरिका के अंदर जो मेयर होता है वो एक बहुत पावरफुल पोजीशन होती है, उसके जो इलेक्शंस हो रहे हैं, तो कल जिसके लिए सबसे ज़्यादा, जिसके हक में दूसरे बैठ गए हैं, वो एक मुस्लिम है, वो भी एक मुस्लिम है। यूके के अंदर हमें पता है कि यूके का जो लंदन का मेयर था वो मुस्लिम भी था, स्कॉटलैंड का जो था, यानी कि इवन जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर भी मुस्लिम्स यहाँ पे इस लेवल पे पहुँचे हुए हैं। तो 2 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली ये हैं। देन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? तो प्रॉफिट सर ने कहा कि एक बीमारी तुम्हारे अंदर आ जाएगी, वाहन, ये बीमारी तुम्हारे अंदर आ जाएगी, वाहन। ये वो बीमारी है जिसके बारे में तो कुछ सुना नहीं हुआ था कि बीमारियां, ये कौन सी बीमारी होती है, व्हाट काइंड ऑफ ए डिजीज इज दिस, मतलब कि बुखार होता है, कोई और आपका कुछ इशू हो, ये किस टाइप की बीमारी है? प्रॉफिट ने फरमाया फिर कि उसके 2 चीज़ें होती हैं, उसके 2 सिम्टम्स होते हैं। इस बीमारी जब होती है ना तो उसके 2 सिम्टम्स होते हैं। बुखार इटसेल्फ बीमारी नहीं होती, ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस। बुखार कभी भी बीमारी नहीं होती, वो बीमारी का एक सिम्टम होता है, ठीक है। आपको अगर फूड पॉइजनिंग होती है और आपको बार बार मोशंस आ रहे हैं तो वो मोशन बीमारी नहीं है, दैट इज़ अ सिम्टम, दैट इज़ अ सिम्टम।
तो इस बीमारी के प्रॉफिट ने कहा कि 2 सिम्टम्स होंगे। वो क्या है? हुब्ब दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी जो है ना वो तुम्हें बहुत अजीज़ हो जाएगी। दुनिया की ज़िंदगी, दुनिया की फैसिलिटीज़, दुनिया का लाइफस्टाइल, दुनिया के चैलेंजेस, दुनिया के जो ग्लिटरिंग चीज़ें हैं वो तुम्हें बहुत वैल्यूएबल हो जाएगा, तुम्हारे लिए वो बहुत ग्लिटरिंग चीज़ हो जाएगी। वह कराहतुल मौत, और डेथ जो है ना वो तुम्हारे लिए बहुत ही अनडिज़ायर्ड चीज़ हो जाएगी, बहुत ही अनडिज़ायर्ड चीज़ हो जाएगी। दुनिया तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत हो जाएगी, तुम मरना नहीं चाहोगे, तुम दुनिया में ज़िंदा रहना चाहोगे, और जो आखिरत है वो तुम्हारे लिए बहुत ही अनडिज़ायर्ड हो जाएगी। ये बीमारी जो है ना, या ये जो ख्वाहिश है, ये अल्लाह ताला ने असल में ना यहूद के बारे में मेंशन किया हुआ है कुरान के अंदर। अल्लाह ताला ने असल में यहूद के बारे में मेंशन किया हुआ है कुरान के अंदर, सूरह बकरा के अंदर, कि इनमें से हर कोई जो है ना वो ये विशफुल थिंकिंग रखता है कि मैं किसी तरह से 1000 साल तक जीऊँ। अल्लाह ताला ने कुरान में ज्यूज़ के बारे में कहा है जिन्होंने अल्लाह ताला के अहकामात को तर्क कर दिया था और अपनी ख्वाहिशों की ज़िंदगी गुजार रहे थे, ख्वाहिशात की, उनके बारे में क्या कहा था? अल्लाह ताला ने कहा कि 1000 साल की ख्वाहिश इनमें से हर कोई रखता है। यही बीमारी हमारे अंदर आ गई और हमारी हैसियत प्रॉफेट साहब ने कही कि पता क्या हो जाएगी तुम्हारी वर्थ क्या होगी, या वर्थलेस कितने हो जाओगे। उन्होंने कहा जिस तरह पानी के ऊपर झाग होती है, फोम होता है, जो झाग होती है वो, और अब तो खैर हमारे पास और बहुत सारे तरीके हैं झाग बनाने के। पहले तो सिर्फ होता था ना कि समंदर या जो फ्लोइंग वाटर है वो उससे लगे पत्थरों से लगता है तो झाग बनती है उससे ना, लेकिन अब तो बहुत से तरीके हैं, साबुन हो गया, ये सर्फ और इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं झाग बन सकती है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आप में से कोई पहले उस नेचुरल फिनोमेना को जाके विटनेस करेगा तो पता होगा कि फोम और झाग किसे कहते हैं, सबको पता है झाग क्या होती है, राइट। कितनी वर्थलेस है वो। आप झाग बहुत ज़्यादा जमा कर दें, बनाते जाए, बबल्स बनाते हैं, झाग जमा करते रहें, उसका वेट कितना होगा? उसका कोई वेट होगा? कोई वेट होगा उसका? नहीं होगा वेट उसका कुछ भी। जस्ट लाइक वो एयर ट्रैप हुई हुई है उसके अंदर, उसका कोई वेट नहीं है, उसका कोई वेट ही नहीं होगा, तुम्हारी वेटेज ही नहीं होगी दुनिया के अंदर कोई भी। और रेजिस्टेंस क्या होती है? फॉर एग्जांपल अगर हम बबल से ही भरते रहें, इस कमरे तक भर लें, ऊपर तक हम समहाउ झाग को और फोम को हम लोग इस रूफ टॉप तक भर लें, ठीक है, इस कमरे जितने पूरा एरिया को हमने ऑक्यूपाई कर लिया। अब ऊपर से मैं एक छोटी सी कॉमन पिन फेंकूं उसके ऊपर, आपके ख्याल में वो रुक जाएगी? कहाँ जाके हिट करेगी? एग्जैक्ट बॉटम पे जाके हिट करेगी। इतने वर्थलेस हो जाओगे तुम लोग। ये प्रोफेसर सल में कहा था। मेन बीमारी क्या है, मेन इशू क्या है? जो मैंने आप लोगों से पूछा कि आप लोगों को बात समझ लग रही है, तो बड़ों को क्यों नहीं समझ लग रही है बात? आप जो को समझ लग सकती है तो वाई नॉट दोज जिनकी इतनी एजुकेशन, इतना एक्सपीरियंस, इतना कुछ उनको पता है, तो व्हाट अबाउट देम? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद देम? प्रोफेसर ने कहा हुब्बत दुनिया, दुनिया की बहुत ज़्यादा लालच, मोहब्बत, व कराहतुल मौत, और मौत से तुम्हें खौफ आएगा, मौत, तुम मरना नहीं चाहोगे, ये वो प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। अब आप लोग सोचें ये वाली बात कि फॉरगेट अबाउट द वर्ल्ड लीडर्स, थिंक अबाउट योर ओन सेल्फ, थिंक अबाउट योर ओन सेल्फ। हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दिस इलनेस? ये जो बीमारी है जिसको प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाहन कहा था, जब ये बीमारी आ जाएगी तो तुम्हारी रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी दुनिया के अंदर, वेटेज खत्म हो जाएगी दुनिया के अंदर। क्या कर सकते हैं आप लोग कि ये बीमारी से बच सकें? प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बात भी कही है कि एक मुसलमान प्योर बिलीवर, एक प्योर बिलीवर और एक वो जो कि बिलीव नहीं करता, ये बिलीव करता है तो हिपोक्रेटिक बिलीफ होता है उसका, ट्रू बिलीफ नहीं होता। इन दोनों का डिफरेंस पता है क्या है? प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने कहा कि जो ट्रू बिलीवर है ना, उसके लिए ये जो ज़िंदगी है ना दुनिया की, इट इज़ जस्ट लाइक लिविंग इन अ जेल, इट इज़ जस्ट लाइक लिविंग इन अ जेल, जहाँ पर क्या होगा, यू विल हैव रिस्ट्रिक्शंस, आप ये कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते। किसकी बात हो रही है? यानी कि अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक आपने लाइफ गुजारनी है, तो यू विल बी बाउंड टू मैनी थिंग्स। आपको इस चीज़ की इजाज़त है, इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, ये लग्जरी अवेलेबल नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। और उसके लिए आखिरत जो होगी ना, वो फ्रीडम होगा कि जैसा जेल से बाहर बुलाया जा रहा है, राइट।
अल्लाह ना करे किसी ने ये विटनेस करना पड़े किसी को, अल्लाह ना करे किसी को ये विटनेस करना पड़े। लेकिन वाकई हकीकत ये है कि जेल के अंदर जैसे ही कोई ख़बर मिले ना किसी को कि आपको आज़ाद कर दिया गया है, वो जो खुशी होती है ना, ट्रू बिलीवर को वो खुशी होगी जब उसका टाइम ऑफ डेथ आएगा। जब उसका टाइम ऑफ डेथ आएगा उसके लिए वो खुशी होगी, प्रोफेसर ने फरमाया। और दूसरी तरफ ये फरमाया कि वो बंदा जो डिसबिलीवर होगा या हिपोक्रेटिक बिलीफ होगा उसकी क्या सिचुएशन होगी उसकी, कि जब उसके लिए पूरी दुनिया जन्नत है, बस जितना एंजॉय कर सकते हो कर लो, डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जितना मर्जी पैसा खर्च करो, कोई हलाल की बाउंड्री नहीं है, कोई हराम की बाउंड्री नहीं है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट टेकिंग ऑल द प्लेजर्स ऑफ द वर्ल्ड। और इस तरह के बड़े फैंसी किस्म के लोगोस भी हो गए ना, ठीक है, कि योलो, यू ओनली लिव वंस, और बस ये एक दफ़ा की लाइफ है और आपने फुल एंजॉय करना है अपने लाइफ को, राइट। उसके लिए एक आम फ्री बंदे के लिए जैसे ही उसको पता लग जाए कि यू हैव बीन सेंटेंस्ड टू प्रिजन, तो उसके लिए कैसे खौफ आ जाएगा, कैसे वो भागना चाहेगा उस लम्हे से, किस तरह से वो एस्केप करना चाहेगा, किस तरह से वो रोएगा, चीखेगा, ठीक है, ब्रेक डाउन कर जाएगा वो कि नहीं मुझे प्लीज़ उसमें ना डालो, टेक वट एवर आई हैव, रिश्वत ले लो मुझसे, जो मर्जी कर लो, मुझे प्लीज़ जेल में मत फेंको। ये कैफियत होगी उस बंदे की जो डिसबिलीवर है या हिपोक्रेटिक बिलीफ है जिसका, ये डिफरेंस होगा। अल्लाह ताला हमें इन बीमारियों से महफूज रखे। जो दूसरी बीमारी है ना, किसी को बुखार हो गया, फ्लू हो गया, खुदा ना खासा वर्स्ट बीमारी हो, अल्लाह ना करे, कैंसर जैसी बीमारी वो हो गया, देयर इज़ अ एंड टू इट, देयर इज़ ऑलवेज एन एंड टू इट। लेकिन ये जो बीमारी है ना, दिस इज़ गोइंग टू रूइन योर आखिरा, उसका फिर एंड कोई नहीं होगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।